हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को संगम लिटरेचर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ेंगे कुछ साउथ इंडिया में मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ साधु संत के बारे में जिन्होंने पोएम्स लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू भक्ति ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। अब सवाल ये उठता है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि सर, जो आप हमें बताने वाले हो, आपने बोला कि हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो क्या हम इसको भी संगम लिटरेचर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? क्या क्या ये टॉपिक संगम लिटरेचर के अंदर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टॉपिक की हेडिंग को देखो, संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स, तो अब हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेटर तमिल वर्क्स को जानेंगे। संगम लिटरेचर के बारे में जितना हमने जानना था वो जान लिया। एक बात और याद रखना, मैंने लगातार आपको ये वाली बात बताई है, इस टाइम पीरियड को दोस्तों याद रखना, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE के बीच में तमिल भाषा के अंदर जो टेक्स्ट और लिटरेचर, बेसिकली पोएम्स कंपोज करी गई थी, सिर्फ वही मानी जाती हैं संगम लिटरेचर का पार्ट। उसके पीछे, उसके आगे कोई भी संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है। आप उनको अदर तमिल वर्क्स कह सकते हो। इससे पहले वालों को आप कह सकते हो 3rd सेंचुरी BC से पहले वाले वर्क्स को आप कह सकते हो अर्ली तमिल वर्क्स, और 3rd सेंचुरी CE के बाद आप कह सकते हो लेटर तमिल वर्क्स। अब लेटर तमिल वर्क्स यानी कि 3rd सेंचुरी CE के बाद ही लिखे गए होंगे। तो एक बारी हम इनका टाइम पीरियड अगर देखें, और वैसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, जब बात ही हो रही है मेडिवल इंडिया की, तो यहाँ मध्यकालीन भारत के अंदर जो हमारे देश में रूल कर रहे थे, जैसे दिल्ली सल्तनत वाले आए थे, मुगल एम्पायर जो चला, मुगल एम्परर्स ने जिन्होंने रूल करा, उनकी छत्र छाया के अंदर, मैं बेसिकली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनका पूरा का पूरा किंगडम था, उनका जो कंट्रोल था इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, उस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कहीं से भी संगम लिटरेचर का टाइम पीरियड नहीं है। ये वाली बात क्लियर करना ज़रूरी था, ठीक है। तो जो अर्ली मेडिवियल तमिल टेक्स्ट जो थे, जो मध्यकालीन भारत के अंदर लिखे गए, वहाँ पर हमें कुछ इंस्पायर्ड और इंटेंस डिवोशनल पोइट्री देखने को मिलती है। अब वर्ड पे ध्यान देना, डिवोशनल पोइट्री तो है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है इंटेंस डिवोशनल पोइट्री। और भगवानों के कंटेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसे साधु संत जो थे, उन्होंने पोएम्स को कंपोज करा जो कि आज तक फेमस हैं। उन्होंने भगवान की भक्ति के कंटेक्स्ट के अंदर इन कविताओं को, इन पोइट्रीज को कंपोज करा था। और अगर हम बात करें वो दो गॉड्स कौन से थे, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, भगवान विष्णु और शिव जी, भगवान शिव। अब भगवान विष्णु के भक्तों को और भगवान शिव के भक्तों को दक्षिण भारत में दो कैटेगरीज, यानी कि दो कैटेगरीज के नाम से हम जानते हैं। उनका नाम इन्हीं दो नामों से प्रचलित है। विष्णु जी के भक्तों को कहा जाता है दक्षिण भारत के अंदर अलवर्स, और शिव जी के भक्तों को कहा जाता है नयनर्स, ठीक है। या फिर आप इनको एक और नाम दे सकते हो, विच इज नयनमार, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि इनमें से ये हैं वैष्णव सेंट, तो ये क्या होंगे अलवर के नैनर, इसका एक तरीका है, वी से हो जाता है विष्णु, हम वी ऐसे लिखते हैं, इसको आप उल्टा कर दो, ए बना दो इसको आप, तो वो बन जाएंगे अलवर्स। यानी कि विष्णु जी के भक्त जो हैं वो अलवर्स हैं। आप वी को उल्टा करके लिख दो तो वो ए दिखेगा आपको। तो ये याद रखने का तरीका है। और जब विष्णु से आप अलवर सीख गए तो बचा क्या? शिव जी और नयनर्स, या फिर जिनको नयनमार्स बोलते हैं। तो जो बच गया वो समझ जाना वो शिव जी के भक्त हैं। तो वी से विष्णु गॉड और उनके भक्तों को वी को उल्टा कर दो तो वो क्या बनेंगे? अलवर्स। तो दो ही हैं, अलवर्स और नयनर्स। कल को आप अगर भूल जाओ
तो ये ट्रिक जो है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत के अंदर हमें इंस्पायर्ड और इंटेंस डिवोशनल पोइट्री दोस्तों देखने को मिलती है वैष्णव संतों की, जिनको बोला गया अलवर्स, और शिवा संतों की, जिनको बोला गया नयनर्स या फिर नयनमार। अब याद रखना, पर्टिकुलरली ये जो बुक्स थी, ये जो पोइट्रीज थी, वो भगवान विष्णु की भक्ति के संदर्भ में और भगवान शिव जी की भक्ति के संदर्भ में लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हमारे सामने, हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी बुक्स जो हैं दोस्तों, वो लिखी गई थी, ये जो फॉलोअर्स थे इनके, अलवर्स यानी कि वैष्णव सेंट्स, और नयनर्स या जिनको नयनमार्स बोलते हैं, शिवा सेंट्स, ठीक है, शैवा सेंट्स, जो शिव जी की भक्ति करते थे। तो इन संतों के ऊपर इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, और आप जानते हो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जैना टेक्स्ट का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हेगियोग्राफी दोस्तों उन बायोग्राफीज को बोला जाता है जो कि किसी ऐसे इंसान के ऊपर लिखी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करता है समाज, या कभी करा गया हो समाज के लोगों के द्वारा, और जिनकी रिस्पेक्ट आज तक लोगों के दिलों में कायम हुआ है। तो वहाँ पर हेगियोग्राफी वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो हम इनको नॉर्मल बायोग्राफीज क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हेगियोग्राफी लिखते हुए उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस दिखाते हुए उसकी बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी जाती है और इन डेप्थ बात करी जाती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है हेगियोग्राफी उन लोगों के ऊपर लिखी गई इतिहास में कि जिनको माना गया कि ये भगवान के अवतार हैं, या भगवान के संदर्भ में इन्होंने समाज को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। और कुछ लोग तो फिर यही मानते हैं कि इतने डेप्थ में जाके समाज को अच्छा बनाने के लिए इतने डिटेल तरीके से इन्होंने भगवान के मैसेज दिए, तो वो भगवान का रूप ही होंगे। तो उन बायोग्राफीज़ को जो ऐसी महान आत्माओं के ऊपर लिखी जाती है उनको हम कहते हैं हेगियोग्राफीज़, ठीक है। पहले ही बात करते हैं हम अलवर संतों के बारे में, जो कि विष्णु जी के भक्त थे। तो जो वैष्णव पोइट्री जो डेवलप हुई, जो विष्णु जी के ऊपर लिखी गई, जो भगवान विष्णु के ऊपर लिखी गई जो पोएम्स थी, जो कविताएं थी, ठीक है, उनको कंपोज करने वाले जो फेमस अलवर संत जो रहे हैं, उनका नाम था पेयलवर, पुत्तलवर और पोई कालियलवर, ठीक है। पेयलवर, पुत्तलवर और पोई कालवर। 10वीं शताब्दी के अंदर एक और अलवर संत जो है वो प्रचलित होते हैं, जिनका नाम था नाथ मुनि। इन्होंने क्या करा, जो अलवर हाइम्स थी, जो भी भजन कीर्तन गाने वगैरह जो लिखे जाते थे भगवान विष्णु जी की भक्ति के संदर्भ में, उनको सबको कंपाइल करके कलेक्ट कर कर इन्होंने एक बुक की या पोएम्स की कैटेगरी बना दी, उसको एक कैनन बना दी। और कैनन आप जानते हो कैटेगरी होती है। और उस किताब को नाम दिया गया नलारिया दिव्य प्रबंधम, जिसके बारे में हम एनसीईआरटीज में पूनम दलाल दहिया के डिस्कशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर एक सेक्रेड बायोग्राफी की बुक जो है वो लिखी गई, जितने भी वैष्णव सेंट्स थे, यानी कि जो अलवर्स जो थे, जो संत थे विष्णु जी की भक्ति करते थे, जिन्होंने पोएम्स लिखी, उन संतों के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई, उसके लिए एक बुक जो बनी, उसका नाम था अलवर वैपवम। अलवर वैपवम, ठीक है। तो ये एक सेक्रेड बायोग्राफी मानी जाती है। आप इसको हेगियोग्राफी भी कह सकते हो। विष्णु जी की भक्ति के ऊपर लिखी गई जो पोएम्स थी, जिनको संतों ने लिखा था, जिनको हम अलवर्स कहते हैं, तो उन अलवर संतों की हेगियोग्राफीज जो हैं, उसका जिक्र आपको देखने को मिल जाता है इस किताब के अंदर, जिसका नाम है अलवर वैपवम। अब बात करते हैं शिव भक्ति के बारे में, यानी कि नयनर्स, जिनको नयनमार्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो शिव जी के ऊपर जो लिखी गई जो पोएम्स थी, जो कविताएं थी, जो डिवोशनल लिटरेचर था, उसके कॉम्पोजिशन के संदर्भ में दो फेमस, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन दो फेमस जो शैवा सेंट्स जो माने जाते हैं, जो नयनर्स या नयनमार्स माने जाते हैं, तो एक थे तिरुमुलार और दूसरे कराईकाल अमरियार। और इनके बारे में मैंने आपको
बताया था क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बारे में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जो कि मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी है क्लास 12th की। जो हाइम्स थी, जिनको म्यांमार संतों ने लिखा, जो शिव जी के भक्त थे, उसका कंपाइलेशन का काम भी 10वीं शताब्दी के अंदर ही हुआ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, 10th सेंचुरी के अंदर नाथ मुनि जी ने अलवर हाइम्स को कलेक्ट करके एक किताब लिखी थी, नलारिया दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो जो हाइम्स थी म्यांमार सेंट्स की, उनको कंपाइल करा गया 10th सेंचुरी के अंदर। किसने करा? उनका नाम था नंबी अंदर। तो नंबी जी ने क्या करा था? ठीक है, नंबी जी ने शिव जी के ऊपर जो भी पोएम्स वगैरह प्रचलन में थी दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, उन हाइम्स को कंपाइल करा था। तो नंबी और उनकी कंपाइलेशन जो है वो शिव भक्ति के ऊपर जो पोएम्स की हमें कैटेगरी जो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी प्रचलित है मध्यकालीन भारत के इतिहास से ही। तो शैवा कैनन इन्होंने एक बना दिया, जिसको एक नाम दिया गया तिरुमुरई। नंबी ने इसके अलावा एक किताब भी लिखी थी, ठीक है, जो शैवा सेंट्स थे, जो म्यांमार्स थे, उनके ऊपर। ठीक है, तो उस बुक का नाम था तिरुत टोंदर तिरुवंतति। ठीक है, तिरुट टोंडर तिरुवंतति। 12वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, जो अकाउंट्स थे, जो बुक्स थी, जो वर्क्स थे, जो लिटरेचर थे, जो टेक्स्ट थे शैवा संतों के ऊपर, उनको कलेक्ट करा गया एक टेक्स्ट में। यानी कि यहाँ पर अगेन एक कंपाइलेशन बुक का नाम हमें बताया जा रहा है, जिसको बोला गया पेरिया पुरम। तो आप एक काम करना, आप एक अपनी कैटेगरी बना सकते हो। अगर आप इनके नोट्स बनाओगे ना, तो आप एक जगह लिख लो अलवर्स के संदर्भ में जो जो किताबों का जिक्र मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, और म्यांमार्स के संदर्भ में जो भी बुक्स के नाम हमने लिखे, तो उनकी एक कंपाइलेशन आप ऐसे करके नोट मेकिंग की फॉर्म में बना सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंसिएशन पता लग जाएगा। उन नाम को आप याद कर लेना, ताकि फिल्म्स में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए, यूजीसी नेट में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए, स्टेट पीएससी में कोई क्वेश्चन आए, तो आप पहचान सको। ठीक है, तो ये जो सभी के सभी जो टेक्स्ट थे, चाहे हम वैष्णव टेक्स्ट की बात करें या शिवा टेक्स्टों की बात करें, इन लिटरेचर की बात करें, पोएम्स की बात करें, ये हमें एक वैल्यूबल इंसाइट, एक नॉलेज देते हैं इनटू द रिलीजियस एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल सदर्न इंडिया। मध्यकालीन भारत के बारे में तो हमें जानने को मिलता ही है कि उस टाइम पर लोगों की भक्ति वगैरह का माहौल क्या था, सामाजिक जो ढांचा था समाज का वो कैसा था। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जब बात आ जाती है अलवर्स और नैनर्स की, तो हम बात यहाँ पर करते हैं मध्यकालीन भारत की, लेकिन दक्षिण भारत की। ठीक है, इसके अलावा एक बिल्कुल ही नया जॉनरा यानी कि कैटेगरी ऑफ लिटरेचर वगैरह विद रिस्पेक्ट टू तमिल पोइट्री इमर्ज होता है मध्यकालीन भारत के अंदर, जहाँ पर जो पोएट्स थे, पोएटिसेस जो थी, वो राजाओं के संदर्भ में और भगवानों के संदर्भ में उन्होंने कविताओं की रचना करना शुरू करी। ठीक है, अब ऐसी ही एक पोएटिक कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पर बताई जा रही है, जिसको एक कैटेगरी बोला जाता है कलाम पकम। तो कलाम पकम ऐसी किताबें थी, ऐसी पोएटिक कॉम्पोजिशंस थी, जो कि एक चेन, एक सीरीज की तरह चलती रहती थी। जहाँ पर जैसे मतलब मान लो एक किताब है जिसको हम बोल रहे हैं कलाम पकम पार्ट 1, इसकी जो लास्ट लाइन होगी, मान लो इसके अंदर 50 पेज है, 50वें पेज के अंदर जो लास्ट लाइन होगी, और जब इसकी बुक 2, कलाम पकम की बुक 2 जो शुरू होगी, तो इसकी जो लास्ट लाइन थी वहीं से कॉन्टिन्यूशन आपको सेकंड बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा उन पोएम्स का। तो ये एक ऐसी पोएटिक कॉम्पोजिशन थी जहाँ पर जो लास्ट लाइन हुआ करती थी, लास्ट वर्ड, फोर्ट या सिलेबल जो हुआ करता था पुरानी पोएम का, जैसे बुक 1 के अंदर 50वें पेज के अंदर जो लास्ट वर्ड या लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, वो अगली बुक की बिगनिंग बन जाती थी। यानी कि सेकंड बुक के अंदर यहीं से जो खत्म हुआ है, यहीं से ये स्टार्ट हो गया। इसलिए हम इनको कह सकते हैं सारी कनेक्टेड थी, और इन कनेक्टेड पोएम्स को एक कैटेगरी दी गई जिनको बोला गया कलाम पकम्स। देखो पकम्स लिखा हुआ है, पकम नहीं लिखा हुआ है। कलाम पकम एक बुक, कलाम पकम्स यानी कि उन सारी
पोएम्स की कॉम्पोजिशंस की कलेक्शन, ठीक है, कंपाइलेशन। इसके अलावा एक कंपाइलेशन हमें और देखने को मिलती है कोवई के नाम से। तो कोवई ऐसी पोएम्स थी जहाँ पर जो वर्सेस जो थे, जो लाइंस थी, जो हाइम्स थे, उनको एक थीमेटिक सीक्वेंस में अरेंज करा जाता था, यानी कि अलग अलग थीम, रिलीजियस थीम हो गई, सामाजिक हो गई, अर्थव्यवस्था वाली हो गई, राजाओं के बारे में बात हो गई, ठीक है, जो भी दक्षिण भारत में चलता था उनके ऊपर बात हो गई। तो थीम वाइज जो है ये अरेंज करी जाती थी। और मध्यकालीन भारत के अंदर जो भी ये जो नया लिटरेचर जो लिखा गया, जिसको नया जॉनरा बोला जाता है, इसके अंदर 6th और 7th सेंचुरी के अंदर एक वर्क देखने को हमें मिलता है, एक बुक आती है जिसका नाम था पंटिक कोवई। ये 6th या 7th सेंचुरी का एक वर्क है। हिस्टोरियंस की डिबेट है इसके ऊपर कि ये 6वीं शताब्दी का या 7वीं शताब्दी का है। डेट या एग्जैक्ट सेंचुरी में क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो पंटिक कोवई जो थी, ये एक ऐसा वर्क बना विच वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ पांड्या किंग। आपको पता होगा दक्षिण भारत में दोस्तों रूल करते थे चोला चेरा पांड्या, ठीक है। तो पांड्या जो राजा थे जिनका एक नाम था नेटुमरन, उनके ऑनर में ये लिखी गई थी, ठीक है। कौन सी बुक? पंटिक कोवई। इसके अलावा मनिक मनिक्कावचार की एक किताब थी तिरुक कोवैयार। ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई इन प्रेज ऑफ भगवान शिव, ठीक है। तो मनिक्का बचाकर की एक किताब थी तिरुक कोवैयार, 9वीं शताब्दी में लिखी गई भगवान शिव की आराधना में, भगवान शिव को प्रेज करते हुए, ठीक है। फिर एक ऑथर थे जिनका नाम था पोया मोलिप पुलावर। इनकी एक किताब थी तंचई वनन कोवई। ये 13वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई, ठीक है। और ये बुक जो थी वो तंचई वनन के बारे में थी। अब ये कौन थे तंचई वनन? ये मिनिस्टर थे और जनरल थे एक पांड्या राजा के। उसके अलावा एक हमें कंपाइलेशन देखने को मिलती है जिसका नाम था उला लिटरेचर। इसके अंदर गाने थे, सॉन्ग्स थे, अगेन पोएम्स भी आप इनको कह सकते हो। और ये गाने, ये जो पोएम्स लिखी जाती थी जिनको हम उला लिटरेचर बोल रहे हैं, इसमें आपको भगवान की तारीफें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ये गाने कब गाए जाते थे? जब कोई एक डीटी मंदिर से किसी की मूर्ति निकाली, कोई एक इमेज निकाली किसी ने, और रथ यात्रा वगैरह जब होती थी स्पेशल ओकेशन पे, तब लिखे जाते थे, तब गाए जाते थे ये वाले गाने, ठीक है। उसके अलावा एक कैटेगरी थी दक्षिण भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत में, तुतु पोइट्री, ठीक है। तो ये जो तुतु पोइट्री जो थी, इसके अंदर ऐसी पोएम्स थी जहाँ पर हर पोएम के अंदर एक मैसेज जो है वो डिलीवर करा जाता था किसी भगवान को, ठीक है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, या फिर किसी अन्य पर्पस के लिए भी यहाँ पर आपको मैसेज डिलीवर होते हुए दिखते थे, ठीक है। अब ये जो मॉरल एफोरिज्म्स हैं, यानी कि जो कहावत वगैरह हैं, जो सेइंग्स हैं, ठीक है, 9th से 10th सेंचुरी के बीच में जो एक वर्क करा गया एक ऑथर के द्वारा जिनका नाम था अवैयर, ठीक है। और अवैयर ना एक फीमेल पोइटिस थी। अब अवैयर के नाम से आपको दक्षिण भारत के संदर्भ में 3 फेमस, सेम नाम से, अवैयर के नाम से 3 फीमेल पोइटिस जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जिन अवैयर की बात हो रही है, राइटर हमें बता रहे हैं, जो 3 इसी नाम से जो फेमस पोइटिस थी दक्षिण भारत के अंदर, ये सेकंड वाली की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनके जो सॉन्ग्स हैं, इनके जो पोएम्स के अंदर हमें मॉरल मैसेजेस या मॉरल सेइंग्स देखने को मिलती हैं, ये आज भी दक्षिण भारत के अंदर तमिल स्पीकिंग लोगों के अंदर ये फेमस है, इनकी पोएम्स, अवैयर जी की, ठीक है। तो बड़ी सारी जो ये जो तमिल ट्रांसलेशंस थी, ये सिर्फ अलग अलग बुक्स वगैरह को लेकर, इनको लेकर नहीं करी गई, पोएम्स को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम रामायण महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे, कि भगवान श्री राम के ऊपर जो रामायण लिखी गई, उसके आपको अलग अलग वर्जन जो है वो देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग। तो बड़ी सारी जो तमिल रेंडरिंग्स थी, रेंडरिंग्स का मतलब होता है ट्रांसलेशंस, भगवान श्री राम के ऊपर जो आपको देखने को मिलती है, उनमें से सबसे फेमस जो थी वो थी, मैंने आपको ये वाला नाम पहले भी बताया था, कम्बन ऑथर के द्वारा लिखी गई तमिल भाषा के अंदर रामायण, जिसका नाम होता है इरामा
वतरम, ठीक है। इसके अलावा महाभारत की जो कहानी है उसके भी आपको बड़े सारे तमिल वर्जन्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ये भी लिखे गए थे दक्षिण भारत के अंदर, और इनके तितर बितर जो पार्ट्स हैं वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। और बड़े सारे जो तमिल लेक्सिकन्स और जो ग्रामेटिकल वर्क्स हैं, लेक्सिकन्स का मतलब दोस्तों आप ऐसा मान सकते हो कि वर्ड मीनिंग जैसे एक चीज़ होती है, डेफिनेशन, जैसे ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जो डेफिनेशंस होती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, जो मीनिंग्स छुपे होते हैं, उनको हम लेक्सिकन कहते हैं। तो जो तमिल भाषा के अंदर अगर आपको, जैसे हम क ख ग पढ़ते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो तमिल भाषा के जो भी लेक्सिक मतलब तमिल भाषा को सीखने के लिए बेसिक जो वर्ड्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसकी पूरी की पूरी जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग जो शब्दों की, और जो ग्रामेटिकल जो वर्क्स थे वो भी अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर, ये जो भारत के इतिहास के अंदर, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रचलित होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा डिटेल में अभी तक जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है, संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको 2 फेमस तमिल एपिक्स के बारे में बताया था, सिलापतिकरम और मणिमेकलई। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, NCERT से, तमिलनाडु से, पूनम दलाल दहिया की बुक के बारे में, पूनम दलाल दहिया की बुक के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉक्स गिवन है कि इनके अंदर क्या कहानियाँ गिवन है मणिमेकलई और सिलापतिकरम के अंदर, और कौन सी पहले आई, सिलापतिकरम पहले थी कि मणिमेकलई पहले थी। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है, लेकिन हम इसको और डिटेल में जानेंगे इस बॉक्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारा ये संगम लिटरेचर वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले भी बताया था कि संगम लिटरेचर का टॉपिक थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है, क्योंकि इन बुक्स के नाम एक तो तमिल भाषा के अंदर है, फ्रीक्वेंटली आपने बचपन से जब से हिस्ट्री पढ़ी है तो इतना आप कुछ जानते नहीं हो दक्षिण भारत के बारे में। तो जब भी संगम लिटरेचर का टॉपिक आता है उसमें आप ज़रूर मेहनत करो, उसकी लर्निंग को अपनी स्ट्रांग रखो। क्वेश्चन भले 1-2 निकलें आपके एग्जाम्स के अंदर, लेकिन वो आपको लीड देंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स जो कि उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो सिर्फ लिटरेरी वर्क्स के बारे में जिक्र करा गया है हमारे इस पेज के अंदर, उपेंद्र सिंह के इस चैप्टर के अंदर, लेकिन संगम लिटरेचर या संगम एज के बारे में हम बिल्कुल बेसिक एस्पेक्ट से और कनेक्ट करते हुए जो 3 फेमस डायनेस्टीज़ थी, चोलास की, चेरास की और पांड्यास की, उसके बारे में हम और जानेंगे उपेंद्र सिंह के फर्दर लेक्चर्स के अंदर। ये वाला तो चैप्टर मैं आपको जैसे बोलता रहता हूँ, ये तो सोर्सेज के बारे में है, यहाँ पर तो सिर्फ आपको बुक्स का नाम देखने को मिलेगा अलग संदर्भ में। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, लेकिन बेसिक एस्पेक्ट के बारे में हम आगे जानेंगे, सब कुछ जानेंगे हम, अशोका के बारे में, गौतम बुद्धा जी के बारे में, वर्धमान महावीर जी के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, संगम एज के बारे में, चोला चेरा पांड्या के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वो जाननी है तो आप मेरी पूनम दलाल दहिया वाली जो चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हो, ताकि अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या होता है संगम एज, वो आपको जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली बात हो रही है सिर्फ सोर्सेज के बारे में, सिर्फ लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।